हेलो स्टूडेंट्स, सोशियोलॉजी टुडे की इस इनिशिएटिव में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो, मेरा नाम है पार्थ और हम यहाँ हर रोज सोशियोलॉजी के एक सवाल पर डिस्कशन करते हैं। इस इनिशिएटिव में आज हम बात करने वाले हैं सैंपलिंग के बारे में, जहाँ क्वेश्चन हमारा कहता है कि भाई व्हाट इज सैंपलिंग नंबर 1, और हमें डिफरेंशिएट करना है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के ऊपर। यानी कि सवाल बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एक सैंपलिंग के बारे में थोड़ा बहुत बताओ और फिर हम प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि हम एक टेबल बना के समझाएंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बात करें तो वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट और सैंपलिंग वाला कॉन्सेप्ट दोनों ऑल्टरनेटिवली पूछे जाते हैं और दोनों होंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड, और ये आएंगे 10 मार्क का क्वेश्चन में ही मोस्टली होते हैं, यानी कि वो जो कंपलसरी क्वेश्चन होता है उसी में ही आते हैं। तो एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान या फिर स्ट्रेटेजिकली ये दोनों टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं चैप्टर 3 में से। और सवाल ऐसे होंगे जो ज्यादातर कॉन्सेप्चुअल नहीं होंगे, फैक्चुअल होंगे, अनलाइक थिंकर्स। तो चलो अब ये सवाल पे आते हैं। सवाल क्या कहता है कि भाई सैंपलिंग क्या है। सबसे पहले तो हमें ये टेक्स्ट बुक डेफिनेशन बताना है कि भाई सैंपलिंग किसे कहते हैं। अगर मैं आपको समझाऊं तो पता है, हम कभी डीमार्ट जाते हैं या फिर कोई मॉल में जाते हैं, कोई चावल खरीदते हैं तो चावल, एक मुट्ठी भर चावल हाथ में ले लेते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि भाई लेना है कि नहीं लेना। एक्चुअली यही सैंपलिंग है। हम वो जो मुट्ठी भर चावल हाथ में ले रहे हैं वो हमारा सैंपल है। उस सैंपल के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमारा डिसीजन क्या होगा। आर यू गेटिंग मी? तो सोशियोलॉजी में भी हम स्टडी करते हैं, तो हम सबको स्टडी नहीं कर सकते, ये फिजिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, कुछ चुनिंदा लोगों को लेते हैं और उन पे स्टडी करते हैं। या तो हम मेथड कोई भी यूज कर सकते हैं, चाहे इंटरव्यू मेथड हो, क्वेश्चनरी मेथड हो, या फिर कोई भी, पर स्टडी हम ये चुनिंदा लोगों पर ही करते हैं, फिर एज्यूम कर लेते हैं कि सब पे ऐसा होगा। तो ये चीजों को आप कहते हैं सैंपलिंग। आप चाहो तो कोई एग्जाम्पल भी बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी ये कोविड वाला सीन चल रहा था, तो कोविड के लॉकडाउन के ऊपर जो भी सबका मेंटल इफेक्ट हुआ, तो मुझे कोई पूछने नहीं आया कि मेरे मेंटल स्टेट क्या है, पर जो मेंटल स्टडीज हुई वो ऐसे सैंपलिंग के बेस पे हुई, और उस सैंपलिंग के नतीजों के ऊपर लोगों ने माना या फिर लोगों को समझाया गया कि भाई ऐसी सिचुएशन है। आर यू गेटिंग मी? तो सोशियोलॉजी में सैंपलिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है, और जितने से अच्छा सैंपल उतनी अच्छी स्टडी सामने आती है। अब सोशियोलॉजी में ना अक्सर दो टाइप की सैंपलिंग देखने को मिलती है। एक होता है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये हमारा सवाल है मेन। तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, देखो नाम में ही है प्रोबेबिलिटी, यानी कि रैंडम सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाना। तो हम किसी को भी रैंडमली सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे पूछना है कि भाई देश में डेमोक्रेसी कैसा है, तो मैं किसी भी 10 इंसान को जाके पूछ लूंगा भाई आपका क्या कहना है, रैंडमली किसी को भी। पर नॉन प्रोबेबिलिटी में ऐसा नहीं होता। नॉन प्रोबेबिलिटी में ना एक रिसर्चर अपने कन्वीनियंस से हिसाब से या फिर स्पेसिफिक क्राइटेरिया के हिसाब से सिलेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यूपीएससी जो है इंटरव्यू के लिए हमें बुलाता है, तो एक तरीके से वो जो सिलेक्ट करता है वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग ही है कि भाई आपने मेंस में अच्छा प्रदर्शन किया तो उस हिसाब से आपको बुलाया जाएगा। आर यू गेटिंग मी? और इसी की वजह से हमारा जो दूसरा मेजर डिफरेंस आता है वो ये है कि जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है वहां सब कुछ इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। भले ही रैंडमनेस है पर वो इक्वल अपॉर्चुनिटी लाता है। पर ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है वो रैंडमनेस नहीं है लाता, वो एक अनइक्वल अपॉर्चुनिटी बनाता है। जैसा कि यूपीएससी हर किसी को नहीं बुलाता, जैसा मैंने पहले बताया। और इसी की वजह से जहां जो बायर्सनेस का रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी वाला है तो वो रैंडमली सिलेक्ट होगा, तो वहां बायर्सनेस भी कम होंगे। और जो नॉन प्रोबेबिलिटी वाला है वहां बायर्सनेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। चाहिए यूपीएससी वाले एग्जाम में तो चलो मान लेते हैं बायर्सनेस नहीं भी आता, पर किसी और कंटेक्स्ट में हो सकता है। मुझे देश में पूछना है कि भाई देश में सेक्युलरिज्म कैसा चल रहा है, तो ये मेरे बायर्सनेस पे डिपेंड करता है। लाइक मुझे ऐसा जस्टिफाई करना है कि भाई देश में सेक्युलरिज्म अच्छा है, तो मैं उन्हीं लोगों से पूछूंगा। और इसी वजह से जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो हमारा चौथा पॉइंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी वाला सैंपलिंग है वहां रिप्रेजेंटेटिव ज्यादा लोगों को करता है, क्योंकि वो ज्यादा टाइप के लोगों से वो बात करता है रिसर्चर। पर वो जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है ऐसा वहां नहीं होता। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है वहां वो रिप्रेजेंटेटिव्स बहुत कम होते हैं या फिर सिमिलर टाइप के होते हैं, जिससे वो अपनी स्टडी को जस्टिफाई कर सके। और इसी पे आता है जो हमारा पांचवा पॉइंट है कि भाई जनरलाइजेशन कैसे पॉसिबल है। कि भाई नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल है, यहाँ जनरलाइजेशन बहुत ज्यादा होता है, प्रोबेबिलिटी में वो जनरलाइजेशन बहुत कम हो जाता है, क्योंकि मल्टीपल टाइप के लोग आते हैं तो वो जनरलाइजेशन इतना भी आसान नहीं रहता। और इसी पे हमारा छठा पॉइंट भी बनता है कि भाई हम करना एक्जैक्टली चाहते क्या है। तो जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है वहां हम कुछ फाइंड करते हैं, कुछ खोजते हैं
इसीलिए हम मल्टीपल टाइप के लोगों से मिलते हैं। जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी वाला है वो हम कोई रिसर्च को जस्टिफाई करने के लिए वो काम करते हैं। इसके बाद हमारा जैसे सर्वे हो गया, पोल हो गया, उसमें प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग यूज होगा। जबकि कोई रिसर्च करनी है, किसी को जस्टिफाई करना है, इंटरव्यू लेना है, तो यहाँ नॉन प्रोबेबिलिटी वाला सैंपलिंग यूज होगा। और यही रीजन है कि भाई जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है वहां स्टैटिस्टिकल एरर होना बहुत कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल, आपने रैंडमली भी किसी से बात की, किसी भी 10 रैंडम लोगों से, तो जरूरी नहीं है कि वो 10 के 10 एक्सपर्ट हो सकता है किसी को बहुत ज्यादा आता हो, समझ हो, या फिर किसी को ना भी हो। और जो जिसको समझ ज्यादा है वो ज्यादा अच्छे से आंसर देगा और वो ज्यादा जस्टिफाइबल होगा रादर देन जिसको समझ नहीं है। पर नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जो भी है वहां क्या होता है, हम स्पेसिफिक टाइप के लोगों को ही सिलेक्ट करते हैं, तो वहां एरर होने की चांसेस कम है। और इसी वजह से जो टाइम कंस्टेंट है प्रोबेबिलिटी में वो कम है, नॉन प्रोबेबिलिटी में ज्यादा है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी में तो आप किसी को भी पूछ लोगे तो टाइम और एफर्ट कम लगेगा, पर नॉन प्रोबेबिलिटी में ऐसा नहीं है। आपको सबसे पहले वो फाइंड करना पड़ेगा कि किसको आता है, किसको नहीं आता, और फिर जिसको आता है उससे आप जाके पूछो। ये आर यू गेटिंग मी? तो कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। और फिर जब आप कंक्लूजन में आओगे तो आप एक बैलेंस आंसर दे दोगे कि भाई हमें दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, यानी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की कुछ खासियत है और कुछ ड्रॉबैक्स है, सेम एज नॉन प्रोबेबिलिटी का भी है। तो सोशियोलॉजिकल स्टडी में स्टडी के हिसाब से या फिर हाइपोथेसिस के हिसाब से वो चीज डिटरमाइन होगी। अब यहाँ एक करंट अफेयर्स का कॉन्सेप्ट आता है। हाल ही में क्या हुआ था कि भाई बहुत सारी इंस्टीट्यूशन ने वर्ल्ड वाइड, फॉर एग्जांपल WHO ने और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, ILO ने ऐसे रिसर्च किए जहां उन्होंने एक नई मेथड खोजी। उन्होंने ना मल्टी स्टेज सैंपलिंग मेथड को यूज किया। तो ये हम कंक्लूजन में बता सकते हैं। मल्टी स्टेज में क्या होता है कि सबसे पहले ना अब बायसनेस के अकॉर्डिंग, यानी कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अकॉर्डिंग लोगों को सिलेक्ट करो और उन लोगों में से प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आप लोगों को और सिलेक्ट करो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे यूपीएससी के एस्पिरेंट्स के ऊपर स्टडी करनी है, तो मैं क्या करूंगा कि भाई सिर्फ यूपीएससी एस्पिरेंट को ही सिलेक्ट करूंगा। लेट्स से हजार यूपीएससी एस्पिरेंट्स को मैंने सिलेक्ट किया, यानी कि ये हुआ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। मैंने एक बायसनेस के अकॉर्डिंग उनको सिलेक्ट किया है। उन 1000 में से रैंडमली किसी 100 बंदों को मैं सिलेक्ट करूंगा। ये हुआ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। यानी कि अब मेरे पास जो फाइनल सैंपल बना है, जो हमें फाइनल आउटकम हमारे सामने आया है, उसमें क्या है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के एडवांटेजेस तो है, साथ में नॉन प्रोबेबिलिटी वाले तो ये एडवांटेज है। यहाँ हमें ज्यादा डिटेल में स्टडी मिलेगी, यहाँ बहुत ज्यादा एक्यूरेसी होगी, यहाँ बायसनेस कम होगा, और यहाँ ना एक जो सैंपल की क्वालिटी है वो भी बहुत ज्यादा होगी, और इसके अकॉर्डिंग जो हमारी रिसर्च होगी वो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट बनेगी। आर यू गेटिंग मी? तो ये भी आप लिख सकते हो एज ए सॉल्यूशन या फिर एज ए कंक्लूजन। Hope this helps. Thank you. Visit our website www.civilservantshub.com for more course details.